हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अलैंगिक प्रजनन क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और किन जीवों में यह होता है, किन पौधों में यह पाया जाता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है, अर्थात पौधा हो या जीव हो, एक ही जीव हो, उसी के शरीर से एक नया जीव उत्पन्न होता है। इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव का एक हिस्सा नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है। इस प्रजनन में जनक की कुछ कोशिकाएं समसूत्री कोशिका विभाजन से गुजरती हैं ताकि दो या दो से अधिक जीव या नए जीव बन सकें। यानी इन में अलैंगिक जनन में ज़्यादातर एक कोश समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब हम देखें अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन जो है 6 प्रकार का होता है, जैसे विखंडन जिसे हम फिजन कहते हैं, मुकुलन जिसे हम बडिंग कहते हैं, बीजाणु का बनना यानी स्पोर फॉर्मेशन, पुनर्जनन यानी पुनरुत्थान रीजनरेशन जिसे कहते हैं, खंडन फ्रेगमेंटेशन, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विखंडन में एक कोश के जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। यह प्रोटोजोआ और कई प्रकार के जीवाणु जैसे बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले प्रजनन की प्रक्रिया है। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। अब इनके 2 प्रकार के विखंडन में क्या है, द्विविखंडन जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं और एक होता है बहुविखंडन जिसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो द्विविखंडन की हम चर्चा करते हैं। तो द्विविखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और 2 नए जीवों का जन्म होता है। द्विविखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोश के जीवों के उदाहरण में देखें हम अमीबा, पैरामेशियम, लेशमानिया आदि हैं। हम बुक को भी खोल के देखते जाएं जिससे हमें चित्र के द्वारा वो चीज़ समझ में आ जाए। तो द्विविखंडन जैसे अमीबा है, द्विविखंडन करता हुआ हमें किताबों में देखने को मिलेगा। एक अमीबा से धीरे धीरे 2 अमीबा बन जाते हैं और इसके साथ जो है केंद्रक भी उनके अलग अलग हो जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बहुविखंडन की, मल्टीपल विजन। तो बहुविखंडन भी अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें एक जनक कोश का कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती है। ऐसा तब होता है जब एक कोश की जीव के आसपास पुटी अर्थात सिस्ट बन जाती है। इस पुटी के भीतर जीव का नाभिक कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति बनती है तो पुटी यानी सिस्ट विभाजित होती है और उसके भीतर कई संतति कोशिकाएं अर्थात डॉटर सेल मुक्त हो जाती है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है, देखी जाती है। हम चित्र में किताब के द्वारा समझ सकते हैं। बहुविखंडन द्वारा प्रजनन यानी प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। सिस्ट क्या है? सिस्ट उसके कोशिका जब प्रतिकूल परिस्थिति में होती है तो उसके चारों ओर एक कड़ा सा खोल बन जाता है जिससे के अंदर वह कोशिका सुरक्षित रहती है। इसके बाद मुकुलन आता है। तो मुकुलन यानी अंकुर यानी बड, मुकुलन को हम बडिंग भी कहते हैं। तो अंकुर बड शब्द का अर्थ है छोटा पौधा। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन। तो बीजाणु अर्थात स्पोर का निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। यह प्रक्रिया पौधों में होती है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी यानी स्पोर केस में सैकड़ों प्रजनन इकाइयाँ पैदा करता है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। जब पौधों की यह बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर कर
बिखर जाते हैं, यहीं ये उगते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। राइजोपस, म्यूकर आदि जैसे कवक बीजाणु निर्माण के उदाहरण हैं। जैसे एक सामान्य ब्रेड यानी डबल रोटी, मोल्ड प्लांट या राइजोपस कवक है, यह बीजाणु निर्माण के लिए के जरिए प्रजनन करता है। अब इसके बाद आता है पुनर्जनन यानी रीजनरेशन। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। पुनर्जनन प्रजनन की अलैंगिक विधि है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित होता है और अपने शरीर के हिस्से से पूरी तरह से एक नया जीव बना लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी जीव का पुनर्जनन या जीव का शरीर पुनर्जनन से गुजरता है तो उसमें कटान होता है और फिर कटे हुए शरीर के हिस्से की कोशिकाएं तेजी से विभाजित हो जाती हैं और कोशिकाओं का गोलक यानी बॉल बना लेती हैं। ये कोशिकाएं इसके बाद अपने अंगों और शरीर के हिस्सों के निर्माण के लिए उचित स्थानों पर पहुंच जाती हैं। पुनर्जनन पौधों और जानवरों दोनों में होता है। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं खंडन की यानी फ्रेगमेंटेशन। तो खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। स्पाइरोगाइरा जो कि एक पौधा है और समुद्री एनीमोन जो कि एक समुद्री जीव है में खंडन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसके एक टुकड़े यानी 2 या 2 से अधिक टुकड़े हो जाते हैं और उन्हीं सभी टुकड़ों से एक नए जीव का निर्माण होता है। अब आता है कायिक प्रवर्धन, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन सिर्फ पौधों में होता है। कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के हिस्से जैसे तना, जड़ और पत्ती का प्रयोग नए पौधों को उगाने में किया जाता है। पुराने पौधों में निष्क्रिय स्थिति में मौजूद अंकुर को जब अनुकूल स्थितियां जैसे नमी और ताप दिया जाता है तब वे नए पौधों के रूप में उगने लगती हैं और विकसित होने लगती हैं। हरी घास, ब्रायोफिलम, मनी प्लांट, आलू, प्याज, केला आदि पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। अब पौधों का कृत्रिम प्रवर्धन। तो जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग एक नए पौधे से कई नए पौधों को विकसित किया जाता है तो उसे कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। पौधों के कृत्रिम प्रवर्धन की निम्नलिखित 3 सामान्य विधियां हैं। कलम लगाना, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। अब देखते हैं हम कलम लगाना। तो पौधों के किसी भी छोटे हिस्से से जो तना या पत्ती कुछ भी हो सकता है और जिस पर अंकुर लगा हो को काटकर तथा उसे मिट्टी और पानी की सुविधा देकर एक नया पौधा उगाया जाता है। कुछ दिनों के बाद आप नए पौधे को बढ़ता देख सकते हैं। जैसे बोगनवेलिया, गुलदाउदी, अंगूर आदि के पेड़ कलम लगाकर उगाए जा सकते हैं। गुलाब का भी पौधा कलम लगा के उगाया जा सकता है। लेयरिंग में जनक पौधे की शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है कि उस शाखा का एक हिस्सा मिट्टी से बाहर की ओर निकल रहा हो। मिट्टी के भीतर वाली शाखा के हिस्से पर जब जड़ें उग जाती हैं तो उसे जनक पौधे से काट कर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार मिट्टी में दबी शाखा से नया पौधा उग जाता है। चमेली, स्ट्रॉबेरी, रसभरी जैसे पौधों के लिए लेयरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आता है ग्राफ्टिंग में 2 अलग अलग पौधों के तनों को काटा जाता है और इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रूप में विकसित हों। काटे गए 2 तनों में से एक तने में जड़ें होती हैं और इसे स्टॉक कहा जाता है। दूसरा तना बिना जड़ों के काटा जाता है और इसे नवपल्लव कहा जाता है। स्टॉक पौधे का निचला हिस्सा होता है और नवपल्लव ऊपरी हिस्सा होता है। दोनों तनों को तिरछे रूप में काटा जाता है। नवपल्लव और स्टॉक की कटी हुई सतह को कपड़े के टुकड़े से एक साथ जोड़ा जाता है और बांध दिया जाता है और फिर पॉलीथीन की शीट से ढक दिया जाता है। यह तने को किसी भी प्रकार के संक्रमण या अन्य समस्याओं से बचाता है। जल्दी ही स्टॉक और नवपल्लव मिल जाते हैं और एक नया पौधा बनने लगता है। इस नए पौधे के फल में दोनों ही पौधों के गुण होते हैं। सेब, आड़ू, खुबानी आदि ग्राफ्ट
किए गए फलों के उदाहरण हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं, उस पर चर्चा कर लें। नए पौधों में जनक पौधों के जैसे ही गुण होंगे। ग्राफ्टिंग द्वारा लगाए गए फलों के पौधों में फल बहुत पहले आने लगते हैं। आरंभिक वर्षों में पौधों पर कम ध्यान देने की ज़रूरत होती है। फिर एक ही जनक से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। बीज रहित पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन की ये विधियां हैं। अलैंगिक जनन के लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। इसमें एक प्रश्न बनता है कि क्लोन क्या है। तो अलैंगिक जनन में गुणों और रूप में जो नया जीव बनता है वो अपने पौधे के या जीव के समान होता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। अर्थात यह वीडियो शिक्षाप्रद है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।